नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिडन ट्रूथ चैनल पर, जहां हम इतिहास की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। हमारे हर एपिसोड में हम आपको उन कहानियों से रूबरू कराते हैं जो समय के साथ धुंधली हो गई है, लेकिन उनके प्रभाव ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने न केवल इतिहास को बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। हम बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति अपनी करिश्माई नेतृत्व शैली और गहरी लेकिन खतरनाक विचारधारा के बल पर पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक सकता है? एडोल्फ हिटलर की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि मानव जाति की कमजोरियों और समाज की गहराइयों में छुपी बुराइयों की भी कहानी है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे यह व्यक्ति एक साधारण युवा से दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों में से एक बना। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह कहानी केवल इतिहास की नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक सीख भी है। हिटलर का प्रारंभिक जीवन, संघर्ष और महत्वाकांक्षाएं। एडोल्फ हिटलर का जन्म 25 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्राउनाउ एम इन में हुआ था। यह स्थान जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सीमा के पास स्थित है। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था और सामान्य आर्थिक स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहा था। हिटलर के पिता एलोइस हिटलर एक सरकारी कर्मचारी थे और परिवार के लिए स्थिर आय का मुख्य स्रोत थे। हालांकि उनका व्यक्तित्व कठोर और अनुशासन प्रिय था, जो परिवार में एक कड़े वातावरण का कारण बनता था। दूसरी ओर उनकी मां क्लारा हिटलर बेहद दयालु और ममतामी थीं। हिटलर अपनी मां से गहरा लगाव रखते थे और उनके स्नेह को अपने जीवन का सहारा मानते थे। परिवार की पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थिति। एडोल्फ हिटलर का जन्म 22 अप्रैल 1939 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ नामक छोटे से शहर में हुआ था। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था और उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर मानी जा सकती थी। उनके पिता एलोइस हिटलर ऑस्ट्रिया के सीमा शुल्क विभाग में एक सम्मानित सरकारी कर्मचारी थे। एलोइस का पद और वेतन परिवार को एक स्थिर आय प्रदान करते थे, जिससे उनके बच्चों को शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकी। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति स्थिर थी, एलोइस का स्वभाव कठोर और अनुशासन प्रिय था। वह एक सख्त पिता थे और परिवार के सभी सदस्यों से सख्त नियमों का पालन करवाते थे। घर में एक कड़े अनुशासन का माहौल रहता था, जिसमें भावनात्मक सहजता या स्वतंत्रता के लिए बहुत कम जगह थी। एलोइस हिटलर चाहते थे कि उनका बेटा एडोल्फ भी उनकी तरह एक सरकारी कर्मचारी बने और उनके नक्शे कदम पर चले। वह अपने बेटे के भविष्य को लेकर काफी सख्त और गंभीर थे। हालांकि एडोल्फ हिटलर की रुचि और स्वभाव बिल्कुल अलग थे। वह सरकारी नौकरी में दिलचस्पी नहीं रखते थे, बल्कि उनका झुकाव कला और चित्रकारी की ओर था। उन्हें पेंटिंग और कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना था। एडोल्फ की इस रुचि को एलोइस कभी स्वीकार नहीं कर पाए। पिता पुत्र के बीच इस विचारधारा के टकराव ने उनके संबंधों में तनाव पैदा कर दिया। एलोइस अक्सर एडोल्फ को उनके सपनों के लिए डांटते और उन्हें अपनी बात मानने के लिए दबाव डालते थे। इस माहौल ने एडोल्फ पर मानसिक और भावनात्मक प्रभाव छोड़ा, जिसने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। इसके अलावा एडोल्फ की मां क्लारा हिटलर एक ममतामी और सहनशील महिला थीं। वह अपने पति के कठोर स्वभाव के विपरीत न बच्चों, विशेष रूप से एडोल्फ के प्रति बेहद दयालु और स्नेही थीं। क्लारा का प्रभाव एडोल्फ के जीवन में एकमात्र सुकून का स्रोत था, लेकिन उनके पिता के दबावपूर्ण स्वभाव के कारण वह भी अपने बेटे को पूरी तरह समर्थन नहीं दे पाई। इस प्रकार हिटलर का बचपन एक ऐसे घर में बीता जहां आर्थिक स्थिरता तो थी, लेकिन पारिवारिक तनाव और कठोर अनुशासन ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को प्रभावित किया। ये कड़ा वातावरण, पिता के कठोर अनुशासन और कला के प्रति एडोल्फ की जिद ने उनके जीवन की दिशा को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। शिक्षा और बचपन के संघर्ष। 22 अप्रैल 1939 को ऑस्ट्रिया के छोटे से गांव ब्राउनाउ एम इन में जन्मे एडोल्फ हिटलर का बचपन बेहद अस्थिर और चुनौतियों से भरा रहा। उनके पिता एलोइस हिटलर सरकारी कस्टम अधिकारी थे और अपने कठोर अनुशासन के लिए जाने जाते थे। एलोइस का अपने परिवार पर कठोर नियंत्रण था और उनके अनुशासन ने न केवल पारिवारिक माहौल को प्रभावित किया, बल्कि हिटलर के व्यक्तित्व और मानसिकता पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा। हिटलर अपने पिता की इच्छाओं से हमेशा असहमति रखते थे। एलोइस चाहते थे कि हिटलर भी सरकारी सेवा में शामिल हो,
जिससे उन्हें एक स्थिर और सम्मानित नौकरी मिल सके। लेकिन हिटलर का झुकाव कला और चित्रकला की ओर था। इस विरोधाभास ने पिता पुत्र के संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। हिटलर का अपनी मां, क्लारा, के साथ संबंध काफी अलग था। क्लारा बेहद स्नेहमी और दयालु थी और हिटलर से विशेष लगाव रखती थी। शैक्षिक अनुभव और प्रारंभिक संघर्ष। हिटलर की प्रारंभिक शिक्षा उनके गृहनगर के पास के एक स्थानीय स्कूल में हुई। एक छात्र के रूप में वे औसत थे और पढ़ाई में विशेष रुचि नहीं दिखाते थे। हालांकि कुछ विषय जैसे इतिहास और भूगोल उनके पसंदीदा रहे। इन विषयों में उनकी गहरी रुचि ने उनके प्रारंभिक विचारों और भावनाओं को आकार दिया। विशेष रूप से जर्मनी की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महानता का विचार उनके मन में गहराई से बैठ गया। हालांकि स्कूल में उनका अनुभव अक्सर संघर्षपूर्ण रहा। कक्षा में वे कई बार अपने विचारों में खोए रहते थे। उनके शिक्षक और सहपाठी उन्हें एक जिद्दी और कभी-कभी अपने में सिमटे रहने वाले छात्र के रूप में देखते थे। इस समय तक उनका स्वभाव काफी हद तक उनके पिता के कठोर अनुशासन और अपनी इच्छाओं के बीच संघर्ष से प्रभावित हो चुका था। पारिवारिक घटनाओं का प्रभाव। 1903 में हिटलर के पिता का निधन हो गया। इस घटना ने हिटलर के जीवन को अचानक बदल दिया। एलोइस की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। उनकी मां, क्लारा, ने अपने बेटे का हर संभव सहयोग किया। उन्होंने हिटलर की चित्रकला के प्रति रुचि को प्रोत्साहित किया और उन्हें वियना के कला अकादमी में दाखिला दिलाने का प्रयास किया। हालांकि हिटलर की कला में रुचि के बावजूद उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। उन्हें वियना की प्रतिष्ठित कला अकादमी में प्रवेश नहीं मिला, जिससे उनके जीवन में निराशा और कुंठा का संचार हुआ। इसके बावजूद इस समय तक हिटलर के विचारों में एक अलग तरह की तीव्रता आ चुकी थी। शैक्षिक असफलता और आत्ममंथन। स्कूल के दिनों में लगातार संघर्ष और कला में असफलता ने हिटलर को आत्ममंथन की ओर धकेल दिया। अपनी किशोरावस्था में वे अपनी महत्वाकांक्षाओं और वास्तविकता के बीच एक तरह के द्वंद्व में फंसे रहे। उनके भीतर एक अलग तरह की जिज्ञासा और अपने सपनों को पूरा करने की बेचैनी बढ़ने लगी। इस प्रकार एडोल्फ हिटलर का बचपन और शिक्षा का अनुभव न केवल उनके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण था, बल्कि उनके भविष्य के विचारों और कार्यों के लिए भी आधार तैयार कर रहा था। उनके बचपन की अस्थिरता, शिक्षा में संघर्ष और पारिवारिक परिस्थितियों ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया जिसने आगे चलकर इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। वियना में कला का सपना और असफलता। 1907 में 22 वर्षीय हिटलर ने अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए वियना का रुख किया। वियना, जो उस समय यूरोप का सांस्कृतिक और कलात्मक केंद्र था, ने हिटलर को अपनी कला में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वियना अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लेने का प्रयास किया, लेकिन उनकी उम्मीदें उस समय धूमिल हो गई जब उन्हें दाखिला परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया। यह असफलता हिटलर के लिए एक बड़ा झटका थी। उन्होंने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन परिणाम वही रहा। अकादमी के निरीक्षकों का मानना था कि उनकी चित्रकारी में कौशल की कमी थी, विशेष रूप से मानवाकृतियों को चित्रित करने में। यह लगातार 2 बार मिली अस्वीकृति न केवल उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर गई, बल्कि उनके भीतर गहरे असंतोष और गुस्से का संचार भी किया। अधूरी और संघर्षपूर्ण शुरुआत। हिटलर का जीवन वियना में असफलता के बाद एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया। एक समय था जब वह अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और जब उन्होंने वियना में अपनी कला का करियर बनाने की कोशिश की, तो वह पूरी तरह से असफल रहे। वियना में उनकी कला और चित्रकला के क्षेत्र में कोई स्थान नहीं बन पाया। वियना की कला अकादमी में उनके द्वारा किए गए आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया, और यह अस्वीकृति उनके जीवन में एक गहरी मानसिक और भावनात्मक चोट का कारण बनी। वियना में मिली असफलता ने हिटलर के भीतर गहरी निराशा और अवसाद को जन्म दिया। उन्होंने लंबे समय तक अपने सपनों का पीछा किया, लेकिन परिणाम निराशाजनक थे। इस समय में वह अत्यधिक अकेला महसूस करने लगे और उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। इसके बाद हिटलर को जीविका कमाने के लिए एक नए रास्ते की तलाश करनी पड़ी, और वह चित्रकला के बजाय पोस्टकार्ड और चित्र बेचने के काम में लग गए। हालांकि यह प्रयास आय का एक मामूली स्रोत था, लेकिन यह उनके लिए पर्याप्त नहीं था। इस संघर्षपूर्ण जीवन ने उन्हें और अधिक कड़ा बना दिया और उनके भीतर गहरी नाराजगी और कटुता उत्पन्न की।
वियना में इस कठिन दौर के दौरान हिटलर ने अपने आसपास की राजनीति, समाज और संस्कृति का गहराई से अवलोकन किया। वियना की बहुसांस्कृतिक और विविधता भरी आबादी ने हिटलर पर गहरा प्रभाव डाला। वह ये देख रहे थे कि यह विविधता किस प्रकार समाज के भीतर विभिन्न विचारधाराओं, जातीयताओं और धर्मों को जन्म देती है। हिटलर ने यह अनुभव किया कि विभिन्न जातीय समूहों के बीच तनाव और असहमति थी, और इसके कारण उनके मन में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के प्रति नफरत और भेदभाव की भावना विकसित हुई। वियना में रहने के दौरान हिटलर ने यह महसूस किया कि यह विविधता समाज में स्थिरता नहीं ला पा रही है। उनके मन में यह विचार दृढ़ होने लगा कि जर्मनी को एकजुट करने के लिए उसे किसी प्रकार की समानता और एकरूपता की आवश्यकता थी, और यह विचार उनके भविष्य के राजनीतिक दृष्टिकोणों का आधार बना। उन्होंने ये मान लिया कि अगर जर्मनी को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है, तो उसे शुद्ध नस्ल और सांस्कृतिक एकता की आवश्यकता होगी, और ये विचार उनके भविष्य के नाजी विचारधारा के विकास का प्रमुख हिस्सा बन गया। हिटलर के भीतर ये कटुता और नफरत जर्मन राष्ट्रवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और अधिक दृढ़ हो गई। ये नफरत केवल अन्य जातीय समूहों के प्रति ही नहीं, बल्कि ये भी उनके विचार में जर्मनी के भीतर कमजोर और असफल तत्वों के प्रति थी। इस दौरान उन्होंने ये विचार भी विकसित किया कि वह अपने राष्ट्र को पुनर्निर्मित करने के लिए एक शक्तिशाली और निर्दयी नेता के रूप में उभर सकते हैं, जो समाज को संकुचित और एकजुट करेगा। इस कठिन जीवन और संघर्ष की अवधि ने हिटलर के मानसिक और राजनीतिक दृष्टिकोणों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वियना में बिताए गए उनके समय ने उन्हें अपने भीतर की गहरी नफरत और असंतोष को पहचानने का अवसर दिया, जिसने भविष्य में उन्हें एक कट्टरपंथी नेता बनने के लिए प्रेरित किया। हिटलर का प्रारंभिक जीवन उनके व्यक्तित्व और विचारधारा के निर्माण में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला साबित हुआ। बचपन में जो संघर्ष और असफलताएं उन्हें झेलनी पड़ी, वे उनके मानसिकता, स्वभाव और भविष्य की दिशा को प्रभावित करने में बेहद निर्णायक थीं। उनके जीवन के पहले वर्ष और प्रारंभिक किशोरावस्था में जो अनुभव हुए, उन्होंने उनके अंदर एक जटिल और आक्रामक स्वभाव को जन्म दिया, जो आगे चलकर एक हिंसक और तानाशाही नेतृत्व का रूप लेने वाला था। पारिवारिक तनाव और संघर्ष। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1939 को एस्ट्रिया के ब्रोनाउ में हुआ था। उनके पिता अलियोस हिटलर एक कड़क और निरंकुश व्यक्ति थे, जो अपने बच्चों से सख्त अनुशासन की अपेक्षा रखते थे। उनका मां के साथ रिश्ते में भी तनाव था। हिटलर के पिता की अत्यधिक सख्त प्रवृत्तियां और उनकी बेरहमी ने हिटलर के अंदर असंतोष और विद्रोह की भावना को जन्म दिया। वह अक्सर अपने पिता के अत्याचारों से परेशान रहते थे, और कभी-कभी ये बात उनके भीतर एक मानसिक उथल-पुथल का कारण बनती थी। इसके विपरीत हिटलर की मां, क्लारा हिटलर, से उनका गहरा और स्नेही संबंध था, और उनकी मृत्यु नवसैद में हिटलर के जीवन का एक बड़ा आघात थी। उनकी मां की असमय मृत्यु ने हिटलर को मानसिक रूप से और भी अकेला और अवसादित महसूस कराया, जिससे उनके अंदर एक निराशा और भावनात्मक चोट का निर्माण हुआ। कला में असफलता और निराशा। हिटलर का एक महत्वपूर्ण सपना था कि वह एक चित्रकार बने, और इसके लिए उन्होंने कला विद्यालय में दाखिला लिया। हालांकि उन्हें कला में कोई खास सफलता नहीं मिली। वियना में कला विद्यालय में आवेदन करने पर उन्हें 2 बार असफलता का सामना करना पड़ा। इस असफलता ने हिटलर को गहरे निराशा और आक्रोश से भर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें सही अवसर नहीं मिले और समाज ने उन्हें नजरअंदाज किया। उनकी कला में असफलता ने उनकी मानसिकता को और भी नकारात्मक दिशा में मोड़ा, जिससे उनका आत्मविश्वास कमजोर हो गया और समाज से उनकी दूरी बढ़ने लगी। इस असफलता ने उनके मन में यह भावना पैदा की कि उन्हें जीवन में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए किसी अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी होगी, और इसी मानसिकता के कारण वे बाद में राजनीति में कूद पड़े। संघर्षों के प्रभाव। हिटलर की जिंदगी में कई आर्थिक और सामाजिक संघर्ष थे। जब वह वियना में रहे, तो वहां गरीबी और अस्थिरता का सामना करना पड़ा। वियना में जीवन जीने के लिए उन्हें मुश्किल से पैसा मिलता था, और उन्होंने कई बार बेइज्जती का सामना किया। यहाँ उनका सामना विभिन्न जाति और सामाजिक समूहों से हुआ, और उन्होंने ये महसूस किया कि यूरोप की राजनीतिक स्थिति उनके अनुकूल नहीं थी। इन अनुभवों ने उनके भीतर असंतोष, गुस्सा और समाज के प्रति नफरत की भावना को बढ़ावा दिया।
यहाँ हिटलर ने ये महसूस किया कि उसकी असफलताएं और संघर्ष न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक भी है। वह समाज को दोषी ठहराने लगे और मानने लगे कि यह समाज ही उनके जैसे महान व्यक्तित्व को पहचानने में असमर्थ है। उनका ये विचार धीरे धीरे एक आक्रामक और कट्टरपंथी विचारधारा की ओर मोड़ा, जो भविष्य में उनके नेतृत्व के समय प्रमुख बन गई। जटिल व्यक्तित्व का निर्माण। इन प्रारंभिक संघर्षों और असफलताओं ने हिटलर के व्यक्तित्व को गहरे रूप से प्रभावित किया। उनके भीतर एक जटिल और आक्रामक स्वभाव का निर्माण हुआ, जिसने बाद में एक हिंसक और तानाशाही नेता के रूप में उभरने में मदद की। यह असफलताएं और निराशाएं उनके अंदर एक तरह की निरंतर असंतोष की भावना को छोड़ गई, जिसने उन्हें अपने आक्रामक विचारों और कार्यों के लिए प्रेरित किया। हिटलर के शुरुआती जीवन में संघर्षों और असफलताओं ने उन्हें यह सिखाया कि समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ विशेष और शक्तिशाली होना आवश्यक है। यह विचार उनके भीतर एक ऐसे नेता के रूप में विकसित हुआ, जो पूरी तरह से अपनी विचारधारा के लिए समर्पित था और समाज में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। यह मानसिकता और संघर्ष ही बाद में उन्हें नाजी पार्टी का नेता और एक विश्व युद्ध के कारण बन गए। हिटलर का प्रारंभिक जीवन उनके व्यक्तित्व और राजनीतिक विचारों के निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला था। उनके बचपन के संघर्ष, पारिवारिक तनाव, कला में असफलता और जीवन की कठिनाइयां ने उन्हें एक आक्रामक और कट्टरपंथी नेता बनने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार हिटलर की प्रारंभिक असफलताएं न केवल उनके मानसिक आहत का कारण बनी, बल्कि उन्होंने उन असफलताओं को एक ताकत और दिशा में बदलकर एक विनाशकारी नेतृत्व के रूप में विकसित किया। प्रथम विश्व युद्ध और हिटलर का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने जर्मन सेना में शामिल होकर अपनी वफादारी दिखाई। उन्होंने फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध क्षेत्रों में सेवा की और अपनी बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस जैसे सम्मान प्राप्त किए। युद्ध के अनुभव ने हिटलर को गहराई से प्रभावित किया, लेकिन युद्ध के अंत में जर्मनी की हार और वर्साई की संधि ने उनके भीतर जर्मनी के लिए अपमान और क्रोध की भावना को जन्म दिया। यहीं से हिटलर के भीतर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत हुई। वे मानते थे कि जर्मनी की हार बाहरी दुश्मन और भीतर के गद्दारों की वजह से हुई। 1919 में वे जर्मन वर्कर्स पार्टी, जो बाद में नाजी पार्टी बनी, से जुड़ गए। अपनी करिश्माई वक्तृत्व शैली और विचारधारा के जरिए हिटलर जल्द ही पार्टी के नेता बन गए। हिटलर की सेना में सेवा और युद्ध अनुभव। अद्भुत देशभक्ति और साहस का प्रदर्शन करते हुए हिटलर ने फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध क्षेत्रों में सेवा दी। इस दौरान उन्होंने अपनी बहादुरी के लिए कई सैन्य सम्मान प्राप्त किए, जिनमें से एक प्रमुख था आयरन क्रॉस, जो जर्मन सेना द्वारा दिए जाने वाला एक उच्चतम सैन्य सम्मान था। युद्ध के दौरान हिटलर ने बमबारी और गोलाबारी जैसी खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया, जो उनके मनोबल को भी प्रभावित कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाया। वे स्वयं को युद्ध में पूरी तरह समर्पित करने वाले सैनिक के रूप में प्रस्तुत करते थे। युद्ध ने हिटलर की मानसिकता और विश्वदृष्टि को गहरे रूप से प्रभावित किया, और ये युद्ध ही था जिसने उनके भीतर जर्मनी के पुनर्निर्माण और महानता की आकांक्षाओं को जन्म दिया। जर्मनी की हार और वर्साई की संधि। हालांकि जर्मन सेना ने युद्ध में कुछ महत्वपूर्ण सैन्य सफलताएं हासिल की थी, अंततः जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी की हार ने देश को केवल सैन्य ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी झकझोर दिया। इसके बाद 1919 में वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई, पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें जर्मनी को युद्ध की जिम्मेदारी स्वीकार करने और भारी आर्थिक हर्जाने जाने की शर्तें मानने के लिए मजबूर किया गया। वर्साई की संधि जर्मन नागरिकों और विशेष रूप से हिटलर जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के लिए एक बड़ा अपमान था। हिटलर की विचारधारा और नाजी पार्टी। अडोल्फ हिटलर की विचारधारा का आधार नस्लवाद, यहूदी विरोध और जर्मन राष्ट्रवाद था। उनकी सोच पूरी तरह से यह विश्वास पर आधारित थी कि जर्मन आर्य नस्ल, जो उनके अनुसार शुद्ध, हिटलर जल्द ही पार्टी के नेता ने सही नस्लों से ऊपर है। हिटलर का मानना था कि यहूदी लोग जर्मनी की समस्याओं के मुख्य कारण हैं और उनका समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इस विचारधारा के आधार पर जर्मनी की स्थिति को ठीक करने और उसे एक महान राष्ट्र बनाने के लिए एक कठोर और आक्रामक रणनीति अपनाई। हिटलर की विचारधारा का विस्तार।
1. नस्लवाद और आर्य नस्ल की श्रेष्ठता। हिटलर की प्रमुख विचारधारा ये थी कि जर्मन लोग या आर्य नस्ल दुनिया की सबसे श्रेष्ठ नस्ल है और अन्य नस्लें, विशेष रूप से यहूदी, स्लाव और गीते, कमतर है। उनके अनुसार केवल आर्य नस्ल ही समाज की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकती है और इस श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए अन्य नस्लों को उत्पीड़ित किया जाना चाहिए। 2. विरोध एंटीसेमिटिज्म। हिटलर का यह मानना था कि यहूदी लोग जर्मन समाज के लिए एक खतरा है और उनके कारण देश की सभी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने ये दावा किया कि यहूदी लोग न केवल जर्मनी की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में शोषण और युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। उनका उद्देश्य था कि जर्मन समाज से यहूदियों को पूरी तरह से बाहर किया जाए। जर्मन राष्ट्रवाद और वर्साय संधि का विरोध। हिटलर ने जर्मन राष्ट्रवाद को अपनी विचारधारा का केंद्रीय तत्व बनाया। वह मानते थे कि जर्मनी को वर्साय संधि के तहत लगाए गए अनुशासन और प्रतिबंधों से मुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जर्मनी को अपनी खोई हुई भूमि वापस प्राप्त करनी चाहिए और अपने साम्राज्य को पुनर्निर्माण करना चाहिए। फ्रॉम। हिटलर की एक और महत्वपूर्ण विचारधारा थी जीवन सरास या जीवन का स्थान। इसके तहत उनका विचार था कि जर्मनी को पूर्वी यूरोप में अधिक भूमि चाहिए ताकि जर्मन नस्ल के लिए वहां जीवन जीने के स्थान की व्यवस्था की जा सके। इसके लिए उन्होंने पोलैंड और रूस के क्षेत्रों पर कब्जा करने की योजना बनाई और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने युद्ध की योजना बनाई। नाजी पार्टी की स्थापना और वृद्धि। नाजी पार्टी की स्थापना। हिटलर ने माइंडर्जी में राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक पार्टी एनएसडीए की स्थापना की, जिसे नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। पार्टी की स्थापना का उद्देश्य जर्मनी को एक मजबूत राष्ट्र बनाना, वर्साय संधि को नकारना और अपनी नस्लवादी विचारधारा को फैलाना था। पार्टी के सदस्य पूरी तरह से हिटलर की विचारधारा में विश्वास करते थे और उनका उद्देश्य जर्मन नस्ल को श्रेष्ठ बनाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने का था। 2. मीन कैम्फ। हिटलर की विचारधारा और नाजी पार्टी की नीति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उनकी किताब मीन कैम्फ का अध्ययन किया जाता है, जिसे उन्होंने नन्नायनगोत्जी 3 में जेल में रहते हुए लिखा था। इस किताब में उन्होंने अपने दृष्टिकोण, युद्ध की योजना, नस्लीय श्रेष्ठता और यहूदी विरोध की पूरी विस्तार से व्याख्या की। इस किताब को नाजी पार्टी के अनुयायी अपनी धर्म ग्रंथ के रूप में मानते थे। 3. डान्यूज 33 में सत्ता का कब्जा। 1933 में हिटलर ने जर्मनी के चांसलर के रूप में सत्ता संभाली। सत्ता में आते ही उन्होंने अपनी विचारधारा को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सभी राजनीतिक विपक्षों को दबाने के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया और जर्मन समाज में अपने विचारों को फैलाना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने अपनी नाजी पार्टी को पूरी तरह से जर्मनी की सरकार में समाहित कर लिया। यहूदी विरोधी नीतियां और नूरनबर्ग कानून। यहूदियों का सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को एक समाज से पूरी तरह से अलग थलग करने की योजना बनाई। उन्होंने यहूदियों को सरकारी नौकरी, शिक्षा और व्यवसायों से बाहर किया। उनके खिलाफ निरंतर प्रचार अभियान चलाए गए, जिससे समाज में यहूदी विरोधी भावना और भी प्रबल हो गई। दी नूरनबर्ग कानून 1935। 1935 में नाजी सरकार ने नूरनबर्ग कानूनों को लागू किया, जिनके तहत यहूदियों के नागरिक अधिकारों को पूरी तरह से छीन लिया गया। ये कानून यहूदी और जर्मन नागरिकों के बीच विवाह और अन्य सामाजिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाते थे। इसके अलावा यहूदियों को जर्मन नागरिकता से भी वंचित कर दिया गया और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया। हिटलर की विचारधारा और नाजी पार्टी की नीतियां जर्मनी और दुनिया के लिए एक भयंकर और विनाशकारी शक्ति के रूप में सामने आईं। हिटलर का नस्लीय उन्माद, यहूदी विरोध और साम्राज्यवादी विस्तार न केवल द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया, बल्कि लाखों निर्दोष लोगों की जान भी ली। नाजी पार्टी की नीतियों और हिटलर की विचारधारा ने पूरी दुनिया को एक ऐसे अंधकारमय और खतरनाक मार्ग पर धकेल दिया, जिसे मुक्ति पाना बहुत कठिन था। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 मानव इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध ने न केवल यूरोप
बल्कि पूरी दुनिया के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। इस युद्ध के मुख्य कारणों में शांति समझौतों के टूटने, आर्थिक संकट और राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव के साथ साथ कुछ प्रमुख नेताओं के युद्ध के प्रति आक्रामक दृष्टिकोण शामिल थे। इनमें से सबसे प्रमुख व्यक्ति थे जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर, जिनकी नीतियों ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। हिटलर का उदय और जर्मनी में तानाशाही। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1919 को हुआ था। वे जर्मन वर्कर्स पार्टी, जो बाद में नाजी पार्टी के नाम से जानी गई, के सदस्य बने और जल्दी ही इसके नेता के रूप में उभरे। हिटलर ने जर्मनी के लिए एक नई दिशा तय करने का वादा किया, जिसमें जर्मन श्रेष्ठता, नस्लीय शुद्धता और विस्तारवादी नीतियां शामिल थी। हिटलर ने लिवेंसा, लिविंग स्पेस की अवधारणा को पेश किया, जिसका मतलब था कि जर्मनी को अपने पड़ोसी देशों की भूमि पर कब्जा करना होगा, खासकर पूर्वी यूरोप में। ट्री में हिटलर ने जर्मनी के चांसलर के रूप में सत्ता संभाली और बहुत जल्दी तानाशाही की स्थापना कर दी। उसने संविधान को निलंबित कर दिया, विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और नाजी पार्टी को राज्य की एकमात्र वैध पार्टी बना दिया। इस तानाशाही शासन में हिटलर ने जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाया और आंतरिक रूप से यहूदियों, मानी, जिप्सीज, समलैंगिकों, विकलांगों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और अत्याचारों को बढ़ावा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 12 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत का कारण बना। यह आक्रमण हिटलर के आक्रामक विदेश नीति का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जर्मनी के लिए अधिक लेबेंसराum, जीवित स्थान, प्राप्त करना था। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इस प्रकार एक स्थानीय संघर्ष ने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। जर्मनी का यूरोप में विस्तार। हिटलर के सैन्य अभियानों ने यूरोप के बड़े हिस्से को जर्मन साम्राज्य के अधीन कर लिया। 1930 में जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया। इस दौरान हिटलर ने ब्रिटेन पर आक्रमण करने के प्रयास किए, जिसे बैटल ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है, लेकिन ब्रिटिश वायुसेना ने जर्मन वायुसेना को हराकर आक्रमण को विफल कर दिया। मिनगेटिस 40 में हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, ऑपरेशन बारबोसा, जो एक बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। ये युद्ध पूर्वी मोर्चे पर एक भयंकर संघर्ष में बदल गया, जिसमें लाखों लोग मारे गए और सोवियत संघ ने जर्मनी की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यह निर्णय हिटलर की हार का एक महत्वपूर्ण कारण बना, क्योंकि यह जर्मन सेना को दो मोर्चों पर लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था, जिससे उनकी ताकत कमजोर हो गई। होलोकॉस्ट, मानवता का सबसे काला अध्याय। हिटलर और नाजी पार्टी के शासन के दौरान 1940 से 1945 तक होलोकॉस्ट ने मानवता की सबसे भयंकर घटनाओं में से एक के रूप में जन्म लिया। यहूदियों, रोमानी समुदाय, राजनीतिक विरोधियों, विकलांगों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक व्यवस्थित और योजनाबद्ध नरसंहार शुरू किया गया। नाजी शासन के तहत यहूदियों को एकत्रित कर उन्हें गैस चैम्बरों और यातना शिविरों में भेजा जाता था। इन शिविरों में लाखों यहूदियों की हत्या की गई। हिटलर और नाजी पार्टी का विश्वास था कि जर्मनी को नस्लीय शुद्धता बनाए रखने के लिए यहूदियों को समाप्त करना आवश्यक था। इस नीति के तहत पूरे यूरोप में यहूदी समुदाय को यातना शिविरों में भेज दिया गया, जहां उन्हें जबरदस्ती काम करवाया गया, अत्याचार सहने पड़े और अंततः उन्हें गैस चैम्बरों में मार डाला गया। युद्ध का समापन और हिटलर की मौत। 1945 तक जर्मनी को युद्ध में लगातार हार मिल रही थी। सोवियत सेना ने पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी को पीछे धकेल दिया, जबकि पश्चिमी मोर्चे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने जर्मन क्षेत्र में प्रवेश किया। 10 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन में आत्महत्या कर ली। जर्मनी ने 7 मई 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध और हिटलर की भूमिका इतिहास के सबसे दर्दनाक और रक्तरंजित अध्यायों में से एक है। हिटलर की विस्तारवादी नीतियों और नस्लवादी विचारधाराओं ने न केवल युद्ध को जन्म दिया, बल्कि लाखों लोगों की जान भी ली। होलोकॉस्ट जैसी घटनाओं ने मानवता को झकझोर दिया और हमें ये याद दिलाया कि अत्यधिक शक्तिशाली नेताओं की महत्वाकांक्षा और युद्ध के परिणामों का क्या कष्टकारी प्रभाव हो सकता है। हिटलर का पतन और मृत्यु।
द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में 1945 में नाजी जर्मनी बुरी तरह से हार रहा था। मित्र देशों की सेनाएं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस शामिल थे, जर्मनी की ओर बढ़ रही थी और जर्मन क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर उनका कब्जा हो चुका था। लाइन ऑफ 45 की शुरुआत में सोवियत सेना बर्लिन के पास पहुंच चुकी थी और यह स्पष्ट हो गया था कि नाजी जर्मनी का अंत नजदीक है। अप्रैल में 1945 में जब बर्लिन में मित्र देशों के हमले तेज हो गए, तो हिटलर ने अपनी स्थिति को और भी अधिक संकटपूर्ण महसूस किया। युद्ध में हार और अपनी कड़ी नीतियों के कारण वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके थे। वह और उनके करीबी सहयोगी जो बर्लिन में उनके साथ थे समझ चुके थे कि जर्मनी की हार अब अपरिहार्य हो चुकी थी। 3 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन के फ्यूहरर बंकर में आत्महत्या कर ली। यह बंकर भूमिगत था और यहीं से वह युद्ध का संचालन कर रहे थे। हिटलर ने एक गोली से खुद को मार डाला, जबकि उनकी पत्नी एवा ब्राउन, जिनसे उन्होंने शादी की थी, ने भी साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। दोनों की मौत ने नाजी शासन के पतन की एक चौंकाने वाली पुष्टि की। हिटलर की मौत ने न केवल जर्मन साम्राज्य का अंत कर दिया, बल्कि यह पूरे विश्व के लिए एक भयावह संदेश था। हिटलर और नाजी पार्टी ने तानाशाही, नस्लीय घृणा और सामूहिक हत्या के माध्यम से लाखों लोगों की जान ली थी। उनका पतन ये दर्शाता है कि तानाशाही और नफरत के आधार पर बनाई गई शासन व्यवस्था अंततः खुद को नष्ट कर देती है और पूरे समाज को विनाश की ओर ले जाती है। हिटलर की मौत के बाद जर्मनी ने सेडमाइनगटपैंफ को मित्र देशों के सामने आत्मसमर्पण किया और द्वितीय विश्व युद्ध का यूरोपीय मोर्चा समाप्त हो गया। हालांकि हिटलर की मृत्यु के बाद भी नाजी विचारधारा और उसके द्वारा किए गए अत्याचारों का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। उनके द्वारा किए गए अपराधों ने मानवता को एक गहरी छाप दी और उनके शासन के दौरान किए गए नरसंहार और युद्ध अपराधों को लेकर उन्हें इतिहास में हमेशा एक घृणित तानाशाह के रूप में याद किया जाएगा। हिटलर की मौत ने न केवल जर्मनी के लोगों, बल्कि पूरी दुनिया को यह समझाया कि तानाशाही, अहंकार और हिंसा का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। एडोल्फ हिटलर का चरित्र कई विरोधाभासों से भरा हुआ था, जो उन्हें एक जटिल और विवादास्पद व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने इतिहास में अपनी उपस्थिति को कुछ इस तरह से दर्ज किया कि वह एक तरफ दुनिया में सबसे बड़े तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके जीवन और कार्यों ने असीम कष्ट और विनाश की पटकथा लिखी। उनका व्यक्तित्व, उनके विचार और उनके नेतृत्व का तरीका आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। वक्तृत्व कला और नेतृत्व क्षमता। हिटलर की वक्तृत्व कला और नेतृत्व क्षमता अप्रतिम थी। वह एक शानदार वक्ता थे जिनकी भाषा में तीव्रता और आकर्षण था। उनका भाषण देने का तरीका इतने प्रभावी तरीके से काम करता था कि वह लाखों लोगों को अपने विचारों के प्रति आकर्षित कर लेते थे। उनकी वक्तृत्व कला में एक रहस्य था जो श्रोताओं को उत्साहित करता और उनमें गहरी भावना पैदा करता। जब वह भाषण देते थे तो उनके शब्दों में ऐसा जादू था कि लोग उन पर विश्वास करने लगे। इस प्रभावशाली क्षमता के कारण उन्होंने अपने अनुयायियों की एक विशाल भीड़ खड़ी की, जिन्होंने उनकी योजनाओं को आंख मूंद कर समर्थन दिया। विचारधारा और नैतिकता। हिटलर की विचारधारा ने उन्हें न केवल अपने देश, जर्मनी, बल्कि समग्र मानवता के खिलाफ एक खतरनाक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वह एक अति राष्ट्रवादी और नस्लवादी थे, जिनका मानना था कि जर्मन लोग या आर्य नस्ल सबसे श्रेष्ठ है और बाकी सभी जातियां, खासकर यहूदी, उनसे कमतर हैं। हिटलर ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नफरत, हिंसा और भेदभाव को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी विचारधारा को लागू करने के लिए न केवल अपने देश को एक तानाशाही राज्य में बदल दिया, बल्कि एक युद्ध छेड़ा जो इतिहास में सबसे भयंकर था, द्वितीय विश्व युद्ध। उनके विचारों में मानवता और नैतिकता की कोई जगह नहीं थी। ये उनके शासनकाल में नफरत, नस्लीय सफाया और लाखों बेगुनाहों की हत्या में परिलक्षित हुआ, खासकर यहूदियों के खिलाफ उनके द्वारा चलाए गए नरसंहार। कठोरता और अडिगता। हिटलर अपनी विचारधारा को लागू करने में अत्यधिक अडिग थे। वह किसी भी तरह से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार थे, भले ही इसके लिए पूरी मानवता की बलि चढ़ानी पड़े।
उनका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता उन्हें निर्णय लेने में संकोच नहीं करने देती थी, लेकिन उनकी ये कठोरता उनके फैसलों में क्रूरता और अन्याय का कारण बन गई। वह अपनी योजनाओं में कभी भी लचीले नहीं थे। यहाँ तक कि जब उनकी योजनाओं का विफल होना शुरू हो गया था, तब भी उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया और उसी मार्ग पर चलते रहे। यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की स्थिति और भी खराब हो गई, लेकिन हिटलर ने अपने विचारों को कभी न बदलने का निर्णय लिया। मानवता से विरक्ति। हिटलर के शासनकाल में मानवता के प्रति उनका दृष्टिकोण बेहद नकारात्मक था। उन्होंने उन विचारों को अपना लिया जिनमें मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं था अगर वह उनके उद्देश्य को पूरा नहीं करते थे। हिटलर का सबसे कुख्यात उदाहरण उनके द्वारा यहूदियों के खिलाफ किया गया नरसंहार है, जिसमें लगभग 6 मिलियन यहूदी मारे गए। इसके अलावा हिटलर ने अन्य अल्पसंख्यक समूहों को भी लक्षित किया, जिनमें रोमानी लोग, विकलांग लोग और राजनीतिक विपक्षी शामिल थे। हिटलर की विचारधारा ने उन्हें एक भयानक नेता बना दिया, जिन्होंने लाखों लोगों की जान ली और विश्व के सबसे भीषण युद्धों में से एक को जन्म दिया। उनके शासनकाल के दौरान किए गए अत्याचारों का प्रभाव आज भी दुनिया भर में महसूस किया जाता है। एडोल्फ हिटलर का चरित्र एक जटिल परतों से बना था। एक ओर वह एक महान वक्ता और प्रभावशाली नेता थे, जिनकी भाषण कला ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। वहीं दूसरी ओर उनकी विचारधारा और कार्यों ने नफरत, हिंसा और विनाश को जन्म दिया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि किसी भी व्यक्ति की महानता उसके कृत्यों और निर्णयों से मापी जाती है, न कि केवल उसके शब्दों या नेतृत्व क्षमता से। हिटलर का चरित्र हमें यह सिखाता है कि किसी भी महानता के साथ नैतिकता और मानवता का होना उतना ही आवश्यक है, वरना यह महानता विनाश का कारण बन सकती है। मिस्ट्री का तत्व आधुनिक इतिहास में एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों के लिए एक गूढ़ प्रश्न बना हुआ है। कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति, जिसने कई व्यक्तिगत असफलताओं का सामना किया, दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों में से एक बन गया? ये सवाल केवल हिटलर के जीवन के ऐतिहासिक पहलुओं को समझने के लिए अहम है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि किसी व्यक्ति के उदय की प्रक्रिया में समाज, समय और मानसिकता का कितना प्रभाव हो सकता है। हिटलर का जीवन और उसकी सत्ता की कहानी एक ऐसी मिस्ट्री है जो केवल उसकी शख्सियत के बारे में नहीं, बल्कि उस समय के समाज और राजनीति के बारे में भी गहरे सवाल उठाती है। 1. हिटलर की व्यक्तिगत यात्रा। अडोल्फ हिटलर का जन्म 10 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोन्नो, अब ब्रनो, चेक गणराज्य में हुआ था। वह एक साधारण पृष्ठभूमि से थे। उनके पिता एक कस्टम अधिकारी थे और मां घरेलू महिला थीं। बचपन में हिटलर का जीवन संघर्षपूर्ण था। उन्हें अपनी शिक्षा में कठिनाई होती थी और वे एक अच्छे छात्र नहीं थे। विशेष रूप से कला में उनका सपना था, लेकिन वे एक कला विद्यालय में दाखिला पाने में असफल रहे। इस असफलता का उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा और वह अत्यधिक निराश हो गए। इसके बाद हिटलर ने जर्मनी में पहली बार कुछ समय बिताया और वहां भी वह गरीबी और अकेलेपन से जूझते रहे। इस दौरान उनका मानसिक दृष्टिकोण कड़ा हुआ और उन्होंने खुद को समाज से अलग-थलग महसूस किया। ये व्यक्तिगत असफलताएं और सामाजिक विच्छिन्नता भविष्य में उनकी तानाशाही की नींव बनी, क्योंकि उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जो दूसरों से अलग है और जो बदलाव ला सकता है। 2. करिश्माई व्यक्तित्व या एक गहरी रणनीति। हिटलर का व्यक्तित्व बहुत करिश्माई था। उनके पास एक अजीब शक्ति थी, एक आकर्षक शैली और प्रभावशाली भाषण देने की क्षमता। ये विशेषता उन्हें अन्य नेताओं से अलग करती थी। उनकी भाषण शैली में एक खास ताकत थी जो लोगों को आंदोलित करने और उन्हें अपने साथ जोड़ने में सक्षम थी। लेकिन क्या ये उनकी सफलता का एकमात्र कारण था? वास्तव में हिटलर का करिश्मा सिर्फ एक बाहरी गुण नहीं था, बल्कि यह उनके सशक्त विचारों और विचारधारा का विस्तार था। वह केवल अपने समर्थकों को भावनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने समाज की कमजोरियों, गुस्से और डर का भी भरपूर फायदा उठाया। जब उन्होंने सत्ता की ओर कदम बढ़ाया, तो उन्होंने जनता के भीतर के असंतोष और निराशा को पहचाना और उसे अपनी रणनीति के तहत अपने पक्ष में किया। उनकी राजनीतिक योजना और विचारधारा ने कई लोगों को एक स्थिर और शक्तिशाली जर्मनी का सपना दिखाया, और यही उनका एक और महत्वपूर्ण तत्व था जिसने उन्हें सत्ता की ओर अग्रसर किया। 3. सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां।
हिटलर के उदय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उस समय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की थी। जब हिटलर ने अपनी पार्टी स्थापित की, तब जर्मनी आर्थिक संकट से जूझ रहा था। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जर्मनी की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। लाखों लोग बेरोजगार थे, बैंक और उद्योग ध्वस्त हो गए थे और लोग गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। इस कठिन समय में जर्मनी के लोग अपने नेताओं से निराश हो चुके थे और उन्हें ऐसा नेता चाहिए था जो उन्हें संकट से उबार सके। हिटलर ने इन परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने अपने भाषणों में जर्मनी की महानता को पुनः स्थापित करने का वादा किया और यह दावा किया कि वह देश को फिर से समृद्धि और शक्ति की ओर ले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वह उन दोषियों को सजा देंगे जिन्होंने जर्मनी की स्थिति को इस स्तर तक पहुंचाया। इस तरह उन्होंने न केवल जनता के गुस्से को अपनी ओर मोड़ा, बल्कि उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो समाज की कमजोरियों का समाधान कर सकता था। प्रचार प्रचार और प्रोपगैंडा का इस्तेमाल। हिटलर ने अपनी राजनीतिक यात्रा में प्रचार और प्रोपगैंडा का इस्तेमाल अत्यधिक प्रभावी ढंग से किया। उन्होंने मीडिया, रेडियो और फिल्म का उपयोग किया ताकि उनकी विचारधारा को जनता तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनका चेहरा और उनकी बातों को हर किसी तक पहुंचाया जाए, जिससे उनका प्रभाव अधिक से अधिक फैल सके। हिटलर ने यह समझा कि जनता को सिर्फ भाषण और विचारधारा की बात नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें प्रतीक और चित्र भी चाहिए थे, जो उन्हें एक आदर्श की ओर प्रेरित कर सके। यही कारण था कि हिटलर ने नाजी पार्टी के प्रतीक और अन्य प्रतीकों को इतना प्रमुख बनाया। अंततः सत्ता की ओर बढ़ता कदम। 1929 के बाद हिटलर की लोकप्रियता में लगातार वृद्धि हुई। 1933 में हिटलर ने जर्मनी के चांसलर के पद पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने लोकतंत्र की संस्थाओं को कमजोर करना शुरू किया और सत्ता की पूरी ताकत को अपने हाथों में लिया। उनकी सोच और उनके उद्देश्यों ने जर्मनी को एक तानाशाही की ओर धकेल दिया, जिसने बाद में युद्ध, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की नींव रखी। हिटलर का उदय एक गहरी मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो केवल एक व्यक्ति के करिश्माई व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है, बल्कि उस समय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से भी संबंधित है। उन्होंने जनता की असंतोष और निराशा को अपने पक्ष में मोड़ा और एक सशक्त विचारधारा को प्रस्तुत किया, जिसे बहुत से लोग सच्चाई मानने लगे। हालांकि ये एक अंधेरे रास्ते पर था और अंततः इसने न केवल जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया को एक भयानक युद्ध की ओर धकेल दिया। हिटलर का उदय ये बताता है कैसे एक व्यक्तित्व ने समय की परिस्थितियों और सामूहिक मानसिकता को समझते हुए सत्ता में आ सकता है और पूरे समाज को अपने नियंत्रण में ले सकता है। तो दोस्तों, ये थी एडोल्फ हिटलर की कहानी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी विचारधारा के बल पर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हिटलर का जीवन और उसके द्वारा किए गए कृत्य न केवल इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, बल्कि इन घटनाओं ने मानवता के इतिहास को गहरे घाव भी दिए। हिटलर ने अपने समय की सबसे बड़ी ताकतों को अपनी ओर आकर्षित किया और एक सख्त लेकिन भयंकर विचारधारा के जरिए पूरी दुनिया को युद्ध और नफरत के माहौल में डुबो दिया। हिटलर की विचारधारा, जो नफरत और घृणा पर आधारित थी, ने लाखों निर्दोष लोगों की जान ली और एक पूरे समाज को तबाह कर दिया। उसका अत्याचार और तानाशाही न केवल जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक घातक उदाहरण बन गया। उसकी नफरत की आंधी ने मानवता को इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि आज भी हम उससे सीखने की कोशिश करते हैं। हिटलर की कहानी हमें यह सिखाती है कि घृणा, पूर्वाग्रह और अंधविश्वास कितने विनाशकारी हो सकते हैं। जब एक व्यक्ति अपने स्वार्थ और विचारधारा को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है, तो उसका परिणाम अक्सर खतरनाक और भयंकर होता है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमें कभी भी घृणा और नफरत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें समझदारी, सहिष्णुता और इंसानियत का पालन करना चाहिए। द हिडन ट्रूथ के इस एपिसोड के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि इतिहास को जानना और उससे सीखना बेहद जरूरी है, ताकि हम भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराएं। हमें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विषय पर अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हम आपकी राय और टिप्पणियों का स्वागत करते हैं
और आपके साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर और गहराई से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। द हिडन ट्रूथ के इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज हमने एक और रहस्यमयी और खौफनाक कहानी साझा की, जिसमें हमने गहरे राज और रहस्यों का पर्दाफाश किया। इस सफर में आपके साथ रहकर हमें बेहद खुशी हुई। हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि हम आपको उन घटनाओं के बारे में बताएं जो समय के साथ भी अनसुलझी रह गई है, ताकि हम सब उन रहस्यों को उजागर कर सकें जो इतिहास की परतों के भीतर दबे हुए हैं। हम आपको अगले एपिसोड में एक और अनोखी और दिलचस्प कहानी सुनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो आपकी सोच को चुनौती देगी और एक नई दिशा दिखाएगी। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि सुरक्षित रहें, अपने आसपास के घटनाक्रमों पर नजर रखें और जो कुछ भी हो, हमेशा सतर्क रहें। याद रखें, इतिहास हमें अपने सिखाने के लिए होता है, लेकिन वह तभी हमारी मदद करता है जब हम उसे सही तरीके से समझें और ध्यान से सुनें। हम फिर से आपके सामने अगली बार इसी तरह की एक और अनोखी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और ध्यान रखें कि हर कहानी में एक ऐसा रहस्य छुपा होता है जिसे सिर्फ सही दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। धन्यवाद।